बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस सिंटेक्स बुक बोर्ड 9 मैट्रिक, बल्कि 9। ये रही आपकी केमिस्ट्री की बुक, चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा चैप्टर करेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। न्यूज़ सुन ली आप लोगों ने, ऐलानात सुन लिए, क्या बन रहा है आप लोगों के? पेपर जुलाई में चले गए हैं, जुलाई में चले गए हैं, पहली बात। दूसरी अहम बात यह है कि 2 घंटे का पेपर आप लोगों का होगा। ये रिकमेंडेशंस हैं, ये सिफारिशात हैं, और इन्हीं सिफारिशात पे आगे अमल भी हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात, आपका पेपर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, आधा सब्जेक्टिव और आधा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या होगा? वो जो आप याद कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर प्रॉब्लम्स। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? एमसीक्यूज होंगे। अब क्या करेंगे? अब भी सिर्फ याद करने पे ही ध्यान देंगे या समझने पे भी ध्यान देंगे? क्योंकि समझेंगे तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ABCD, किस पर टिक लगाएं? पहले पढ़ें, समझें, फिर टिक लगाएं। अब समझा तो हमने नहीं, हमने तो सिर्फ याद ही किया। अब क्या करें? फिर यह है कि आप इसमें दूसरा क्या नुकसान है, आप जो है वो आंसर अटेम्प्ट करेंगे अपना सब्जेक्टिव वाले में, उसमें तो गुंजाइश है आपके लिए। क्या है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपने जो है वो 12-15 लाइन का उसका आंसर था, वो आपने लिख दिया, ख़त्म हो गई कहानी। आपने कुछ 1-2 लाइनें उल्टी सीधी अगर कर भी दी तो वो चेकर है, वो बीच में गुंजाइश निकाल देगा। हाँ चलो ठीक है यार, दे 2 नंबर, हो गया मामला, सही है, ठीक है। लेकिन जो MCQs हैं 50 मार्क्स के, उसमें गुंजाइश नहीं है गलती की। जी, आपने टिक सही लगा दिया, अगर 1 नंबर का है तो 1 नंबर आपको मिल गया, और अगर आपने टिक गलत लगा दिया तो 1 नंबर आपको नहीं मिला। यहाँ गुंजाइश नहीं है, यहाँ रिलैक्सेशन नहीं है MCQs में। ध्यान लगाइएगा ज़रा मेरी बात पे। आप बोल रहे हैं MCQs बड़े मज़े का है, टिक ही तो लगाना है भाई। टिक लगाना है तो वो चेकर जो है वो भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपने सिर्फ टिक लगाया है, वो या तो आपको 1 नंबर दिला देगा या 1 नंबर आपका गंवा देगा। उसमें गुंजाइश नहीं है, टीचर के पास भी कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके अलावा और क्या? हमारे चैनल के ऊपर भाई मैथमेटिक्स की वीडियोस भी अपलोड हो गई हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिए। बायो की भी आ चुकी हैं बहुत सारी, केमिस्ट्री की बहुत सारी आ चुकी हैं, फिज़िक्स की बहुत सारी आ चुकी हैं। तो ये सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। नहीं मिल रही कोई वीडियो तो कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग, ज्वाइन कर लीजिए। बहरहाल आगे चलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ। क्या है स्टेट्स ऑफ मैटर? सर ये तो हमें पता है, छोड़ें, क्या तफसीलात बतानी। पहले पूरे टॉपिक देख लें इस चैप्टर के, क्या क्या टॉपिक हैं। कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 98 के ऊपर कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर है। उसके बाद काइनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है। मैंने कहा ना पूरा चैप्टर करेंगे। उसके बाद काइनेटिक डिस्क्रिप्शन के बाद जो है वो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैशियस स्टेट, पेज नंबर 99 पे ये मौजूद है। फिर नीचे लिखा है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स, इसकी बात हो रही है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। इसी इंटर कन्वर्जन के अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें भी हैं। सारी चीज़ें आपको शुरू में ही बता दूं कि ये पूरी वीडियो के अंदर ये सब होगा डिस्कस। इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स के अंदर ही आपके पास जो है वो सब्लिमेशन की भी डेफिनेशन आ जाती है, फ्यूजन की भी डेफिनेशन आ जाती है। इसके अलावा आपके पास जो है वो एवापोरेशन की भी डेफिनेशन आ जाती है, और बॉइलिंग पॉइंट की भी आ जाती है। इसी में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, इंटरनल प्रेशर क्या होता है, ये भी आएगा, और इसी के अंदर वेपराइजेशन की डेफिनेशन भी आएगी, ठीक है भाई। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है डिफ्यूजन इन गैसेज एंड लिक्विड्स। डिफ्यूजन की डेफिनेशन आएगी, इसका कॉन्सेप्ट आएगा। डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स का कॉन्सेप्ट आएगा। और फाइनली 101 पेज के ऊपर ब्राउनियन मूवमेंट। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारी तफसील मैंने आपको बता दी है, टॉपिक आप लोगों ने सुन लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं इसके नाम की तरफ, स्टेट्स ऑफ मैटर। सर पता है, हमें इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर 3 ही है, ठीक है भाई, आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस है। 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड और उसके बाद लिक्विड
और गैस। ये तो आपको पता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। कोई आपसे पूछ ले पहली बात कि व्हाट सॉलिड क्या है, क्या जवाब देंगे? ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये जवाब देंगे? नहीं भाई, किससे कहानियाँ नहीं होती साइंस में। वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड की डेफिनेशन दीजिए। आप बोलेंगे वो जो सख्त चीज़ होती है वो, ऐसे नहीं, एग्जैक्ट डेफिनेशन। चलें ठीक है, आपने सॉलिड लिक्विड गैस की डेफिनेशन दे दी। अगला सवाल वाई, अब फंस गए आप। कोई चीज़ सॉलिड है तो क्यों सॉलिड है भाई, कोई चीज़ लिक्विड है तो क्यों लिक्विड है, कोई चीज़ गैस है तो क्यों गैस है। ज़रा इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। पहली बात हमारे पास क्या है कि सॉलिड, लिक्विड या गैस, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनको ज़रा समझ लीजिए। सॉलिड की डेफिनेशन, मैं बार बार आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ कि जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या है, तो आप मुझे बताइए सर ये मार्कर है। ये मत बताइए कि हम इससे लिखते हैं, नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये क्या है, ये बता दीजिए। ये मार्कर है, ये मेरा सवाल। इससे करते क्या है, ये दूसरा सवाल है। इसी तरह सॉलिड आपसे पूछा जाए तो क्या है, थिंग्स, चीज़ें हैं भाई। थिंग्स चीज़ें हैं, हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई चीज़ें। कोई आपसे पूछे लिक्विड क्या है तो आप यही बताएंगे लिक्विड क्या है। लिक्विड भी थिंग्स, चीज़ें हैं। या तो ये बोलेंगे या फिर ये बोलेंगे सॉलिड क्या है, आप बोलेंगे स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट्स मतलब हालतें। मैटर जो है वो किन किन स्टेट्स में अवेलेबल है, किन किन हालतों में अवेलेबल है। अच्छा, ये आपने बता दिया। लिक्विड, ये पूछा जाए तो क्या आप बोलेंगे ये भी चीज़ें, या फिर आप बोलेंगे 1 आउट ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है उनमें से एक है। तीसरा कोई आपसे पूछे गैस, ये क्या है, ये भी आप कहेंगे थिंग्स, ये भी चीज़ें हैं, या आप कहेंगे ये भी स्टेट ऑफ मैटर है। ओके फाइन। आगे क्या, तीनों थिंग्स हैं। 2 चीज़ें ज़हन नशीन कर लीजिए। एक है हमारे पास डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप। दूसरी चीज़ है हमारे पास डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम। वो सारी चीज़ें जिनके पास ये 2 प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, यानी कि उनकी शेप जो है वो भी डेफिनेट है और उनका वॉल्यूम जो है वो भी डेफिनेट है। एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा मैं। डेफिनेट वर्ड का क्या मतलब है? डेफिनेट वर्ड निकला है डिफाइन से, इसी से एक वर्ड और निकला है डेफिनेटली। क्या बोलते हैं, यकीनन, डेफिनेटली। ये तो वर्ड्स मीनिंग हो गई। डेफिनेट, डिफाइन, डेफिनेशन, डेफिनेटली। यहाँ क्या मतलब है? डेफिनेट शेप, एक ऐसी शेप जो कि कांस्टेंट है, उस शेप में रद्दो बदल नहीं हो रहा। आप इस मार्कर की शेप देख लीजिए, जैसी शेप आपको नज़र आ रही है 10 साल बाद आपको ऐसी ही नज़र आएगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो जाएगी। ये साइलेंट्रिकल इन शेप है तो ये जो है वो गोल नहीं हो जाएगा, ये रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। ये इसकी डिफाइंड शेप है, ठीक है, जिसमें कोई चेंज नहीं है। डेफिनेट शेप मतलब फिक्स्ड शेप। क्या मतलब है यहाँ पर? फिक्स्ड, नो चेंज, ऐसी शक्ल जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। दूसरी शर्त क्या है सॉलिड के लिए? डेफिनेट वॉल्यूम, के वॉल्यूम जो है वो भी डेफिनेट है, वो भी फिक्स्ड है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा। अब ये वॉल्यूम क्या चीज़ है? नॉर्मली वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम को हम कहते हैं साइज़, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़। मैं अगर कहता हूँ कि ये देख लीजिए आप, ये बोर्ड नज़र आ रहा है आपको, और ये मार्कर देख लीजिए और इसका कैप देख लीजिए, मार्कर और इस कैप के अंदर किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? आपने फ़ौरन साइज़ जहन में वर्ड लेके आ गए और आपने बोला कि इसका वॉल्यूम कम है कैप का और इस मार्कर का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो आसान सा इसका टू द पॉइंट मतलब ये है। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वॉल्यूम की? जब हम चीज़ों के वॉल्यूम की बात करते हैं, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये वॉल्यूम असल में डिस्टेंस है। क्या है ये? डिस्टेंस है, फासला है। कौन सा फासला? जो कि 3 डायरेक्शंस में, 3 डायमेंशंस में डिवाइड हुआ है। सॉरी, डायरेक्शन कहना सही नहीं है, 3 डायमेंशंस में, जिसको 3D कहते हैं। 3D सुना है ना वर्ड? 3D, 2D, 1D, ये क्या है? 3D।
3 डायमेंशंस। कौन कौन सी हैं 3 डायमेंशंस? इनको हम कहते हैं लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या इसको एक और नाम भी देते हैं विड्थ, और तीसरी चीज़ है हाइट। अब जो बात बताने जा रहा हूँ ना वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी। ये हमारी अर्थ है ना, ये जो हमारी अर्थ है, पूरी की पूरी अर्थ, जिस पर 71% पानी है और 29% लैंड है, जो लैंड 7 बर्रे आज़मों पर मुश्तमिल है, खुश्की जिसको कहते हैं। यहाँ पर जितनी चीज़ें पाई जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ऑब्जेक्ट, आप जिस रूम में बैठे हुए मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, यहाँ पर भी ढेरों बहुत सारी किस्मों की चीज़ें मौजूद होंगी। समझ में आ रही है आपको? बहुत सारी किस्मों की चीज़ें मौजूद होंगी। तो ये जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द, ये बोर्ड नज़र आ रहा है आपको, मैं नज़र आ रहा हूँ, ये कैप है, स्पेक्टिकल, ये मार्कर है, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं या नहीं है? इन सारे ऑब्जेक्ट्स का जो वजूद है, इन सारे ऑब्जेक्ट्स का क्या कहा मैंने? जो वजूद है, जो इनकी बॉडी है, जो इनकी एंटिटी है, इनकी हस्ती है, वो 3 डायमेंशंस में बिखरी हुई है। ये जो मार्कर आपको नज़र आ रहा है, इस मार्कर की ये बॉडी लंबाई में भी है, चौड़ाई में भी है और ऊंचाई में भी है। मतलब इस मार्कर की लेंथ भी है, इस मार्कर की ब्रेड्थ भी है, चौड़ाई भी है, और इस मार्कर की ऊंचाई भी है। भले कम या ज़्यादा हो, लेकिन एक बात तय है, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी ज़मीन के ऊपर, जितने भी, आप और मैं भी, हम सब के वजूद जो हैं वो 3 डायमेंशंस में बिखरे हुए हैं, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में। समझ में आ गई बात आपको? तो ये लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, ये सब के सब क्या हैं? ये डिस्टेंस है। तो इन तीनों डिस्टेंस को हम एब्रीविएटेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। एल बोलें तो लेंथ, बी ब्रेड्थ, और एच जो है वो हाइट। तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एक वर्ड मिलेगा जिसको वॉल्यूम कहते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो वॉल्यूम क्या है? वो डिस्टेंस जो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बिखरा हुआ हो डिस्टेंस, वो उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो इसकी देखें, लंबाई फिक्स्ड है, इसकी चौड़ाई भी फिक्स्ड है, इसकी ऊंचाई भी फिक्स्ड है। तो आसान लफ्ज़ों में इसका वॉल्यूम डेफिनेट है, फिक्स्ड है। बात समझ आई? तो सॉलिड क्या है? सॉलिड वो चीज़ें हैं जिनकी शेप भी डेफिनेट है और जिनका वॉल्यूम भी डेफिनेट है। कोई उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में कोई फ़र्क नहीं आता। इसकी जितनी लेंथ है 10 साल बाद वही लेंथ रहेगी, ये नहीं कि बढ़ जाएगा। ठीक है? अच्छा, लिक्विड्स की तरफ चलते हैं। अब ये मिटा दूं, लेक्चर साथ साथ नोट करते रहिए। लिक्विड्स की क्या डेफिनेशन? अब देखें, पहले एक सवाल पे चल रहे हैं कि लिक्विड्स है क्या, सॉलिड है क्या, गैस है क्या। अब आप उसको बता सकते हैं, जो भी आपसे पूछ रहा है पूछे सॉलिड क्या है, बता दे भाई वो सारी चीज़ें जिनकी डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, अगला सवाल, लिक्विड क्या है? थिंग्स, टू द पॉइंट जवाब, चीज़ें हैं भाई। कौन सी चीज़ें? जिनका डेफिनेट वॉल्यूम तो है पर डेफिनेट शेप नहीं है, डेफिनेट शेप नहीं है। नो 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 नो, समझ आ गई बात? ये है, वॉल्यूम डेफिनेट है उनका, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये डेफिनेट है, लेकिन शेप उनकी डेफिनेट नहीं है। लिक्विड्स की मिसाल के तौर पर आप पानी को ले लीजिए। पानी की ये जो आपको कंटेनर नज़र आ रहा है, ये कैसा है? ये स्क्वायर शेप का कंटेनर है। ठीक है, इसमें आप पानी डालेंगे तो पानी आपने किस में डाला है? ये बॉटल में से डाला है, इसमें पानी था। आप इस बॉटल में पानी की शेप देखें ज़रा, वैसी ही है जैसी बॉटल की शेप है। और जब आपने ये पानी इस कंटेनर में डाला, ये स्क्वायर शेप में है, तो अब पानी की शक्ल कैसी है?
थोड़ी देर पानी को रोक दे तो इसकी सरफेस स्टिल हो जाएगी, रुक जाएगा ये। अब देखें ये भी स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर था पानी तो इसकी शेप बॉटल जैसी थी, यहाँ पर था पानी तो इसकी शेप कैसी हो गई, इस कंटेनर जैसी हो गई। तो इसका मतलब इसकी फिक्स्ड शेप नहीं है, डेफिनेट शेप नहीं है। लिक्विड्स की शेप जो है वो वैसी ही होती है जिस कंटेनर में उनको डाल दिया जाता है। समझ में आ गई बात। लेकिन वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम वो डेफिनेट होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होगा, सर वॉल्यूम कहाँ से डेफिनेट हो सकता है, ऐसे कैसे होगा। वॉल्यूम बोलें तो लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। सर यहाँ पे जो लिक्विड था, पानी था, उसकी लंबाई जो थी वो हाइट जो थी वो हाइट ये थी, यहाँ तक पानी भरा हुआ था तो हाइट तो ये थी। सपोज करते हैं यहाँ पर हाइट जो है वो इसकी थी 10 सेंटीमीटर। अब जब यही आपने अब इस पानी की, इस बॉटल की और इस पानी की यकीनन चौड़ाई भी है और इसकी लंबाई भी है, ठीक है। हमने सिर्फ हाइट को लिया है अभी समझाने के लिए। तो ये हाइट यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, इस बीकर की हाइट तो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये तो चेंज आ गया। आप तो बोलेंगे सर ये तो चेंज आ गया। आप तो कह रहे हैं कि डेफिनेट वॉल्यूम है। कहाँ से डेफिनेट वॉल्यूम है, हाइट यहाँ पर 10 सेंटीमीटर थी पानी की, यहाँ पर हाइट 5 सेंटीमीटर है पानी की, तो चेंज तो आ गया, फिक्स तो ना रहा। आपने गौर नहीं किया। अगर ये चेंज है, हाइट ये चेंज हो रही है, यहाँ पर हाइट अगर ज़्यादा है 10 सेंटीमीटर तो भाई विड्थ तो देखें, विड्थ तो कम है ना। विड्थ यहाँ 2 सेंटीमीटर थी, यहाँ अगर हाइट 5 सेंटीमीटर हुई है तो विड्थ भी तो ज़्यादा हो गई इधर इस कंटेनर में, ब्रेड्थ इसकी ज़्यादा हो गई। तो जो यहाँ अगर कमी हुई है किसमें, हाइट में, अगर यहाँ पे कमी हो गई तो दूसरी चीज़ बढ़ गई ना, ब्रेड्थ बढ़ गई। यहाँ पर ब्रेड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर कितनी है ब्रेड्थ, ये है हमारे पास जो है वो 7 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ हो गई है। तो घूम फिर के जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपका वही रहेगा। समझ में आ गई बात। क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ चौड़ाई ऊंचाई लंबाई नहीं है, इन तीनों का प्रोडक्ट है। इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे और यहाँ पर आप चेक करेंगे, दोनों जगहों पर भले नंबर आगे पीछे हो जाए लेकिन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी आपको वही जवाब मिलेगा, यहाँ पर भी आपको वही जवाब मिलेगा। बात समझ आ गई, ठीक है। आ गई सर। तो लिक्विड क्या है, वो सारी चीज़ें जिनकी ना तो कोई डेफिनेट शेप है लेकिन उनका डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। गैस की तरफ चलते हैं। गैस, गैस नाम सुन के अजीब सा कोफ्त होनी शुरू हो जाती है। इसको कोफ्त नहीं होनी चाहिए भाई। ये गैस में से एक ऑक्सीजन गैस है, इसकी वजह से हम जिंदा हैं। ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो कोफ्त में मत आइए सर। प्रॉब्लम ये होती है नज़र ही नहीं आती। ज़्यादातर क्या है, इनविजिबल है। ये मोस्टली क्या है, इनविजिबल है, नज़र ही नहीं आती हैं ये गैसेस। प्रॉब्लम ये है इनका। भाई ये तो वाकई इशू है, इसलिए इनको डील करना समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये भी देखें स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, तो इसको डील करना पड़ेगा। अब बहरहाल क्या है, थिंग्स, ये भी थिंग्स है। कोई आपसे पूछे गैस क्या है, आप बोले थिंग्स, चीज़ है एक, ठीक है। यह स्टेट ऑफ मैटर है, मैटर की एक स्टेट है या मैटर है, ठीक है। कौन सी चीज़ें, क्या सारी चीज़ें गैसेस हैं, नहीं, जिनका नीदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, ना तो शेप है और ना ही वॉल्यूम है, दोनों ही इसके मिसिंग है। गैस वो चीज़ें हैं जिनका ना तो कोई फिक्स्ड जो है उनकी शेप होती है, ना ही उनका फिक्स्ड कोई वॉल्यूम होता है, ठीक है। आपको गैस, कार में गैस की सिलेंडर होता है, उसमें अपनी कार में जो है वो CNG भरवाने जब जाते हैं, वो भी एक गैस है, CNG कहते हैं ना,
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या एलपीजी है, घर में जलाने के लिए लेके आते हैं बाज़ार से एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो लेके आते हैं। तो बहरहाल वो जो सिलेंडर होता है सीएनजी सिलेंडर, तो जैसी गैस निकलती है वो क्या होती है, गैस जो है वो पूरे सिलेंडर में बिखर जाती है, पूरे सिलेंडर में। ये पूरा जो सिलेंडर है इसमें क्या होती है, बिखर जाती है, स्प्रेड कर जाती है, फैल जाती है। गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रुकते नहीं हैं, यहाँ से निकलेंगे यहाँ बिखर जाएंगे। इनका प्रॉब्लम ही है, इसलिए टाइटली पैक्ड करके रखना पड़ता है। लिक्विड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, आपने गिलास में पानी लिया हुआ है, यहाँ रख लिया, ओके फाइन, पानी कहीं नहीं जा रहा, वहीं पड़ा हुआ है। लेकिन गैस का प्रॉब्लम ये है कि ढक्कन लगा के इसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो इसके मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। अब ये जो गैस यहाँ पर मौजूद है इतने बड़े सिलेंडर में, सपोज करते हैं कि ये जो है वो 2 क्यूबिक डेसीमीटर गैस है, 2 क्यूबिक डेसीमीटर गैस है। एक छोटा सिलेंडर ले आइए इतना, ठीक है, इतना। अब इसका साइज़ देख लें, इसका साइज़ देख लें। साइज़ की बात कर रहा हूँ तो मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। ये जो सिलेंडर है ये तो ऐसे लंबा सा है, ये जो सिलेंडर है ये गोल है इस तरह का। सपोज करें बलून है जिसमें आपने ये गैस पूरी की पूरी, ये बलून है, 2 क्यूबिक डेसीमीटर इस बलून में ये गैस जो है वो आपने डाल दी। क्या फ़र्क आपको पता लगा वॉल्यूम का? यहाँ देखें, ये 2 क्यूबिक डेसीमीटर गैस है, इसके अंदर ये वॉल्यूम अब क्या है, ज़्यादा है, डेफिनेटली ज़्यादा है। यही 2 क्यूबिक डेसीमीटर गैस इस बलून में आपने भर दी, इसका साइज देखें, इसका वॉल्यूम देखें, कम है। तो इससे बड़ा अगर इतना बड़ा कोई आप कंटेनर ले आइए, उसमें इस 2 क्यूबिक डेसीमीटर गैस को डालेंगे तो ये 2 क्यूबिक डेसीमीटर उस बड़े से कंटेनर में फैल जाएगी, स्प्रेड कर जाएगी, लिक्विड और सॉलिड की तरह रुकी नहीं रहेगी। इसका प्रॉब्लम ये है। तो ये इसका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता गैस का। कंटेनर आप बहुत बड़ा ले लीजिए या छोटा ले लीजिए, बड़ा लेंगे ये बड़ी हो जाएगी, छोटा कंटेनर लेंगे ये छोटी हो जाएगी। समझ में आ गई बात? इसी हिसाब से शेप आप देख लें, शेप भी इसकी फिक्स नहीं है। यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप थी इस गैस की, क्योंकि ये सिलेंडर जैसी शक्ल थी, वैसी ही गैस की शक्ल हो गई। बलून में जब गैस आई तो गैस की शक्ल कैसी हो गई, राउंड हो गई। क्यों? क्योंकि बलून की शक्ल राउंड है। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक ये बात ख़त्म हो गई। वॉट का तो जवाब मिल गया। अब कोई भी आपसे पूछता है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, तफसील से आप बता सकते हैं उसको, तफसील से आप बता सकते हैं। ओके फाइन। ये जो आपकी चैप्टर की हेडिंग्स है ना, अननेसेसरी बातें नहीं बता रहा, सब उसी की एक्सप्लेनेशन। और क्या है अगला टॉपिक आपका यहाँ पर है काइनेटिक डिस्क्रिप्शन। ये लिखा है काइनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। काइनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये काइनेटिक वर्ड जो है ना, ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा, मैं आपको बता दूं। आज के इस लेक्चर में इस काइनेटिक वर्ड को ज़रा अच्छे से समझ लें। ये काइनेटिक वर्ड फिजिक्स में भी आएगा, ये केमिस्ट्री में भी आएगा, बार बार आएगा, ये 9th में भी आएगा, मैट्रिक में भी आएगा, फर्स्ट ईयर इंटर यूनिवर्सिटी तक ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा काइनेटिक वर्ड। इस काइनेटिक वर्ड का मतलब क्या है, पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब है मूवमेंट, मोशन। मोशन मतलब हरकत, मोशन मतलब हरकत। इसी काइनेटिक से एक वर्ड बनता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इसको उर्दू में कहते हैं हर की तवानाई। हर की तवानाई, एनर्जी को उर्दू में तवानाई कहा जाता है। काइनेटिक हरकत से हर की निकला है, हर की तवानाई मतलब हरकत से मुतालिक कोई तवानाई होगी या एनर्जी होगी। ओके फाइन। इसी से एक और वर्ड निकलता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसको कहा जाता है KMT, एब्रीविएटेड फॉर्म है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये इनको समझ लें आज आप। ये नहीं समझेंगे तो आप मैट्रिक में भी डिस्टर्ब रहेंगे जब भी ये काइनेटिक आएगा कॉन्सेप्ट। और
क्या है, फर्स्ट ईयर में जाएंगे, इंटर में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आप फंसे रहेंगे, ये बार बार आएगी, ख़ास तौर पे KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक वर्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया है, मोशन या हरकत। क्या बता रहा है ये? काइनेटिक डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब एक्सप्लेनेशन, तफसील बताना, ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की जो स्टेट्स हैं उनकी तफसील हमें बताइए। किस चीज़ के ऊपर? काइनेटिक वर्ड को सामने रखते हुए मैटर की स्टेट्स की ज़रा तफसीलात बता दीजिए। अब याद रहे, उसने हमसे ये नहीं बोला कि स्टेट्स ऑफ मैटर की शेप बता दें, उसका वॉल्यूम बता दें, नहीं। वो बोल रहा है आप स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस को काइनेटिक वर्ड को सामने रखते हुए उसको एक्सप्लेन करें। अब काइनेटिक वर्ड का मतलब ही नहीं पता तो फिर उनको क्या एक्सप्लेन करें? मतलब अभी तो पता चल गया, काइनेटिक का मतलब मोशन या हरकत है। कौन सी हरकत? अब बताता हूँ आपको, मिटा दूँ इसे। हमारी इस पूरी कायनात के अंदर, पूरी कायनात के अंदर, मैं पूरी यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स वर्ड, पूरी कायनात के अंदर हमारे, पूरी कायनात आपको बना के दिखाता हूँ। देखिएगा ज़रा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान लगाएं आप लोग। यहाँ पे ये आपकी अर्थ है, ये मून है, ये सन है, ठीक है भाई, और दूसरे प्लैनेट्स भी हैं, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, विनस, नेपच्यून, ठीक है। ये सारे प्लैनेट्स हैं। क्या कर रहे हैं ये प्लैनेट्स? ये सन के गिर्द घूम रहे हैं। और ये हमारे पास जो हमारी अर्थ है, इसका एक मून है। मार्स जो है उसके 2 मून हैं। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा है प्लैनेट्स में, उसके 16, 32 पता नहीं कितने मून हैं, बहुत सारे। ये मून और ये जो प्लैनेट्स, ये सब के सब सन के गिर्द घूम रहे हैं। ये सिर्फ अकेला सन नहीं है, एक और सन है भाई इसके बराबर में, एक और सन है, एक और सन है, एक और सन है। ये बराबर में जो दूसरा सन है, इसके अपने प्लैनेट्स हैं। तीसरा सन है, उसके अपने प्लैनेट्स हैं। चौथा सन है, उसके अपने प्लैनेट्स हैं। कहानियाँ नहीं सुना रहा आपको, फैक्ट्स बता रहा हूँ एस्ट्रोनॉमी के। जी, ये फैक्ट्स हैं। और ये पता है कितने सूरज हैं? ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस सूरज हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, खरबों खरबों सूरज एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। क्लस्टर, इनका हुजूम है। सबके अपने अपने प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स के अपने अपने चांद हैं। इतना बड़ा जो है ये गुच्छा, क्लस्टर है सन्स का। ये सन्स सारे के सारे क्या कर रहे हैं? बर्न हो रहे हैं, जल रहे हैं। अब सिर्फ यही सन नहीं है, सन होता क्या है? अब ये स्टार होता है एक। स्टार 2 तरह के होते हैं, बर्निंग स्टार, विदाउट बर्निंग स्टार। कुछ स्टार्स बर्न कर रहे हैं, जल रहे हैं, उनको हम सन बोलते हैं। और जो स्टार जो है वो बर्न नहीं कर रहे, जल नहीं रहे, उनको नॉर्मली हम स्टार बोलते हैं, जो कि आसमान पे आपको वाइट वाइट कलर के नज़र आ रहे हो। तो ये सिर्फ सन ही नहीं है अपने अपने प्लैनेट्स के साथ, और वो प्लैनेट्स अपने मून्स के साथ, बल्कि ये दूसरे स्टार्स भी इनके साथ हैं जो कि बर्न नहीं हो रहे। ये जो पूरा का पूरा एक ढेर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी, इसको उर्दू में कहा जाता है कहकशां। कहकशां, कहकशां कहा जाता है। तो ये एक गैलेक्सी, ये क्या है? एक क्लस्टर है इन सब स्टार्स का, जो कि कुछ बर्न कर रहे हैं और कुछ बर्न नहीं कर रहे हैं। हमारी इस पूरी कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर एक गैलेक्सी नहीं है। इस गैलेक्सी के साथ, इस क्लस्टर के साथ एक क्लस्टर, एक गैलेक्सी और है, और गैलेक्सी है, और गैलेक्सी है, और गैलेक्सी है, और गैलेक्सी है। खरबों गैलेक्सीज हैं हमारी इस कायनात के अंदर। दिमाग के फ्यूज़ उड़ रहे हैं, सब सर के ऊपर जा रहा है। सर क्या बोल रहे हैं ये? क्या? ये फैक्ट्स बता रहा हूँ भाई, कहानियाँ नहीं सुना रहा, ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। ये सब बताने का मकसद आपको क्या है? सिर्फ एक है, और वो ये है मोशन, हरकत। हरकत, इसी से वर्ड क्या निकला था? काइनेटिक। आप समझ रहे थे ये कोई बड़ा ही आसान वर्ड है, हरकत। ये सारी गैलेक्सीज, सारे मून, सारे उनके प्लैनेट, सारे सन, सब कुछ, सब, चाहे वो
स्टार जो है वो बर्न कर रहा है या नहीं कर रहा, सब के सब पता है किस स्टेट में, मोशन की स्टेट में, हरकत में। और आपको पता है एक डेफिनेशन बता देता हूँ, क्या डेफिनेशन है ये, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कैपेबिलिटी टू डू वर्क। पता है ये किसकी डेफिनेशन है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क? इसको कहते हैं काम करने की सलाहियत। ये एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी की डेफिनेशन है। सीट बेल्ट बांध लीजिए, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वीडियो बंद करके जाना नहीं है। एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। इसका मतलब काम या वर्क क्या होता है भाई, काम जब ही हो सकता है जब एनर्जी हो। एनर्जी होगी तो काम होगा, अगर एनर्जी नहीं होगी तो काम नहीं होगा। कौन सा काम सर? मोशन, जिसमें हरकत हो रही है, इसको काम कहा जाता है। आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए, मैं इसको हिला रहा हूँ, हाथ को, मार्कर को हिला रहा हूँ, ठीक है, सर को हिला रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ये क्या है, ये मोशन है, ये हरकत है। अभी मैंने बताया कि आपकी इस पूरी कायनात में सन हैं जो बर्न करने वाले हैं, या स्टार्स हैं, या प्लैनेट्स हैं, या मून्स हैं, कोई भी स्टिल नहीं है। स्टिल, STIL, स्टिल। स्टिल मतलब रुका हुआ। ये बोर्ड आपको रुका हुआ नज़र आ रहा है भाई, ये रुका हुआ नहीं है। ये बोर्ड किस पे रखा हुआ है? अर्थ पे रखा हुआ। हमारी ये अर्थ जो है, ये रही अर्थ, मैं भी इसी अर्थ के ऊपर हूँ, ये बोर्ड भी इसी अर्थ के ऊपर है। जब अर्थ घूम रही है सन के इर्द गिर्द, तो अर्थ के ऊपर जो चीज़ें रखी हैं वो भी तो घूम रही हैं, वो भी तो हरकत में है। और इसी हरकत को तो हम क्या कहते हैं, काम। बता दिया मैंने। तो कहने का मतलब ये कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हरकत कर रहे हैं, ये असल में काम कर रहे हैं, और काम एनर्जी के बगैर नहीं हो सकता। कौन सी एनर्जी है जो इनकी इस हरकत की वजह है? क्योंकि एनर्जी की बहुत सारी स्टेट्स हैं, फॉर्म्स हैं। लाइट जो है वो भी एनर्जी है, साउंड जो है वो भी एनर्जी है, ठीक है, हीट जो है वो भी एनर्जी है। तो ये कौन सी स्टेट है एनर्जी की जो कि इनकी हरकत की वजह है? इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी है जो चीज़ों को हरकत में रखती है। वीडियो बैक करें और दोबारा से सुने मैंने अभी क्या क्या बोला। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब हरकत में। इस कायनात में कुछ भी स्टिल रुका हुआ नहीं है, सब हरकत में। और सब हरकत में है तो उनके पीछे कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है? काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है, क्योंकि काइनेटिक वर्ड का मतलब ही हरकत है। सर ये सारी बातें समझ में आ गई? ओके फाइन, समझ में आ गया। ये क्या है जो लिखा हुआ है, काइनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ कौन सी क्या स्टेट्स ऑफ मैटर की हरकत की बात हो रही है यहाँ पे? तो आपने इतनी डिटेल क्यों बताई? फिर सीधा सीधा बोल देते कि ये तीनों स्टेट्स जो हैं ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये हरकत कर रहा है और इसके पीछे काइनेटिक एनर्जी है, बस ख़त्म हो जाती कहानी। नहीं, कहानी तो अभी शुरू होगी, ज़रा वेट कीजिए। ये तो वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो को आपको अपनी आँख से नज़र आ रहे हैं। मिटाता हूँ ज़रा इसको, पिक्चर अभी बाकी है। काइनेटिक वर्ड का सिर्फ ये नहीं है जो कि आपको ये ज़ाहिरी हरकत नज़र आ रही है, कुछ और भी है जो कि हरकत में है और आपको नज़र नहीं आ रहा। क्या कहा मैंने? कुछ और भी है जो कि हरकत में है, जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा। केमिस्ट्री को समझना है तो ध्यान से सुनिए क्या बता रहा हूँ। कुछ और भी है जो कि हरकत में है और आपको नज़र नहीं आ रहा। सर क्या है ऐसा जो हरकत में है और नज़र नहीं आ रहा? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, जिनको उर्दू में क्या कहा जाता है? ज़र्रात। ये किस में है? मोशन में है। ये भी हरकत में है। सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। हमारी इस पूरी कायनात में चीज़ें इन 3 स्टेट्स में मौजूद हैं। वैसे तो 5 स्टेट हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम 3 स्टेट तक ही रखते हैं। देखिए मैं पूरी कायनात की बात कर रहा हूँ, पूरी यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, पूरी यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा। अब
मैं पूरी यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, हर चीज़ हरकत में है। उसके अलावा पूरी कायनात में चीज़ें कहीं सॉलिड में मौजूद हैं, कहीं लिक्विड में मौजूद है, कहीं गैस में मौजूद हैं, और वो सब की सब किससे मिलके बनी हुई है? वो पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है, ज़र्रात से मिलके बनी हुई है। और आप इस पूरी कायनात के ये सारे सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, हमारी ज़मीन, मैं, आप, ये मार्कर, ये बोर्ड, इन सबको ले लीजिए और माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो आपको पार्टिकल्स नज़र आएंगे। सर बिल्कुल नज़र आएंगे, कोई शक नहीं है, लेकिन वो पार्टिकल्स आपको मोशन में नज़र आएंगे। जी, वो पार्टिकल्स आपको मोशन में नज़र आएंगे, हरकत में नज़र आएंगे। और अगर पार्टिकल्स वो हरकत कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। तो एक हो गई ज़ाहिरी हरकत, उसके लिए भी काइनेटिक एनर्जी। दूसरी हरकत कौन सी? पार्टिकल्स की हरकत। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अगर ज़ाहिरी हरकत करता हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये तो एक हरकत है जो कि आप अपनी आँख से देख रहे हैं। इस मार्कर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी हरकत में है, वहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है। ये काइनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर जो है वो पार्टिकल्स की हरकत से मुताल्लिक है। और पार्टिकल्स की हरकत की बात करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस एनर्जी की बात ना करें जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स हरकत में हैं, जिनको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्लियर हुई पिक्चर? तो ये दो दुनियाएं अब आपके सामने आ गई हरकत की। एक ज़ाहिरी दुनिया जिसमें आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं और वो हरकत कर रही हैं, किस एनर्जी की वजह से? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। दूसरी वो दुनिया जो आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आ रही, पार्टिकल्स की दुनिया। उसमें भी क्या है? पार्टिकल्स हरकत में है। ठीक है, अब हरकत की हमारे पास 3 इकसाम है, लेकिन उनको जिक्र नहीं करेंगे। एक ही इकसाम को जिक्र करेंगे जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशन या वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। पार्टिकल्स की हरकत जो है वो ये होती है, वाइब्रेशनल मोशन। पार्टिकल्स भले सॉलिड के हैं, पार्टिकल्स भले लिक्विड के हैं, पार्टिकल्स भले गैस के हैं। सर अब ये वाइब्रेशनल मोशन या कौन सी हरकत है, ये क्या होती है, ये भी बता देता हूँ भाई, नोट कर लिया। इसको एक और नाम से भी याद करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ये भी कहा जाता है इसको। आप वाइब्रेशनल मोशन के कह लें, या आप इसको ऑसिलेशन कह लें, वाइब्रेशन कह लें, या ऑसिलेशन कह लें, आप इसको ऑसिलेशन कह लें आप, या इसको टू एंड फ्रो मोशन कह लें आप। इसको हम उर्दू में कहते हैं आगे पीछे हरकत करना। आगे पीछे हरकत करना। किस चीज़ के आगे पीछे हरकत करना? उस चीज़ को हम कहते हैं मीन पोजीशन के। मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन क्या है भाई, अभी बता देता हूँ आपको। पहले एग्जांपल दे दूँ, ये पेंडुलम वाली घड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे ये पेंडुलम लटका हुआ है। इसकी हरकत, पेंडुलम यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, ऐसे हरकत हो रही है ना इसकी। पेंडुलम वाली घड़ियाँ देखी हैं आपने? नीचे पेंडुलम, ये क्या आपको नहीं लगता ये टू एंड फ्रो मोशन है, आगे पीछे हरकत करना? तो ये पेंडुलम जो है इसकी कौन सी हरकत है? ये वाइब्रेशनल मोशन या ऑसिलेशन है, या टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। टू एंड फ्रो मोशन जो है इस पेंडुलम की हो रही है। लेकिन मेन पोजीशन कौन सी है? पोजीशन मतलब जगह। वो कौन सी जगह है जिसके पीछे आगे ये पेंडुलम की हरकत हो रही है? ये मीन पोजीशन जो है ये इमेजिनरी है, ये आपको नज़र नहीं आएगी। इमेजिनरी, ये क्या है? ये इमेजिनरी है, आपको नज़र नहीं आएगी। ये जगह है, ये जो जगह है, इस जगह पे ये पेंडुलम जो है वो, इसके आगे पीछे ये पेंडुलम हरकत कर रहा है। मुझे कैसे पता कि यही जगह मीन पोजीशन है? उसकी वजह ये कि ये पेंडुलम जितना डिस्टेंस यहाँ कवर कर रहा है उतना ही डिस्टेंस ये यहाँ कवर कर रहा है। इस पूरे डिस्टेंस को अगर हम देखें, इसका हाफ करें तो ये पॉइंट बनता है, और यही पॉइंट कहलाएगा मीन पोजीशन या मीन पॉइंट। पार्टिकल्स जो हैं
ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसके पार्टिकल्स को लें अगर, ये एक पार्टिकल है, इसकी भी यही पोजीशन है। कैसे कि ये यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, थोड़ा बड़ा कर लूँ इसको, फिर ये पार्टिकल जूम करके देखें, ये पार्टिकल राइट हैंड साइड पे जा रहा है, फिर ये पार्टिकल यहाँ आ रहा है इस जगह पर, फिर यहाँ से दोबारा ये पार्टिकल इस जगह पे आ रहा है, फिर यहाँ से ये पार्टिकल दोबारा इस जगह पे आ रहा है। देखें ये इसकी हरकत कैसे हुई, ये अब बीच का डिस्टेंस ये देखें, ये पार्टिकल यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ भी जितना कवर कर रहा है, ये पार्टिकल वापसी में इतने डिस्टेंस यहाँ कवर कर रहा है, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। समझ में आ रही है बात? तो ये जो जगह है ये इसकी मीन पोजीशन कहलाती है। पार्टिकल्स की हरकत कौन सी होती है, वाइब्रेशनल होती है। और सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें जितने पार्टिकल्स हैं पूरी कायनात के अंदर, कोई भी पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में, स्टिल पोजीशन में नहीं है। सब के सब पार्टिकल्स क्या हैं, हालत हरकत में है। किस में है, हालत हरकत के अंदर है। कौन सी हरकत हो रही है भाई, ये वाली ऑसिलेशन या वाइब्रेशनल मोशन पार्टिकल्स की होती है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो मैंने सारी तफसीलात आपको बताई, इस सारी डिटेल को ही हम कहते हैं काइनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर पार्टिकल्स की हरकत के हवाले से बात जो अभी हुई, ये क्या है, ये भी काइनेटिक डिस्क्रिप्शन में आती है। आपसे कोई पूछे काइनेटिक डिस्क्रिप्शन बता दीजिए ज़रा स्टेट्स ऑफ मैटर की, समझ जाइएगा कि पार्टिकल्स की हरकत और उसकी काइनेटिक एनर्जी के हवाले से बातचीत की जा रही है, वो पूछा जा रहा है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है भी इसमें, आगे भी कुछ है। अब आपकी बुक को देखते हैं उसमें क्या लिखा हो। केमिस्ट्री समझने की चीज़ है। यकीन करें, केमिस्ट्री अगर आपको समझ आ गई तो आपको इससे अच्छा सब्जेक्ट ही नहीं कोई नहीं लगेगा। आप बोलेंगे मज़ा आ गया, बस यही सब्जेक्ट है। और अगर आपको समझ में नहीं आई ना केमिस्ट्री, ख़ास तौर पे इस लेवल पे, 9 मैट्रिक के लेवल पे, फर्स्ट ईयर इंटर कॉलेज में जाके आप गालियाँ दे रहे होंगे प्रोफेसर्स को भी और इस सब्जेक्ट को भी कि क्या मुसीबत गले पड़ गई। तो इसीलिए समझ लें। बहरहाल, अब यहाँ पर ये जो और क्या बात है इसके अंदर, ये काइनेटिक डिस्क्रिप्शन जो है वो बता चुका। एक चीज़ का और क्लियर कर दूं, ये पार्टिकल वर्ड जो है वो, इसको समझ लीजिए, पार्टिकल एटम को भी कहते हैं, पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल को भी कहते हैं, पार्टिकल वर्ड जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम से छोटे पार्टिकल्स, जिनमें हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कंपोजिट पार्टिकल्स हैं, ये आगे 6 किस्म के क्वार्क से मिलके बनते हैं, ये भी पार्टिकल्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, ये सब पार्टिकल्स के नेम हैं। ये क्वार्क्स पार्टिकल्स हैं वो जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने वाले हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और चार्म क्वार्क। ये 6 किस्म के क्वार्क्स हैं जो मुख्तलिफ, जैसे कि इनमें से कोई 3 क्वार्क लेके प्रोटॉन बन गया तो इनमें से कोई 3 क्वार्क लेके न्यूट्रॉन बन गया। ये सब के सब इनका एक नाम है। जैसे हमारी ज़मीन पर पाए जाने वाले इंसान जो है वो मज़हब के हिसाब से अलग अलग हैं, कोई इंडियन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई चाइनीज़ है, कोई जापनीज़ है, कोई अमेरिकन है, कोई यूरोपियन है, कोई अफ्रीकन है, लेकिन वो सब हैं इंसान। फिर और दर्जाबंदी आती है कि ये मर्द हैं, ये औरतें हैं, लेकिन वो है इंसान। एक नाम ऐसा है जो सबका कलेक्टिव है, ह्यूमन बींग्स या इंसान। बिल्कुल इसी तरह इन सब को, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, सबको जो है वो एक नाम दिया गया है, किसका, पार्टिकल का। जब हम पार्टिकल की हरकत की बात कर रहे हैं तो आप समझ जाइए इस जितनी चीज़ें हैं इन सब की हरकत वही है जो मैंने अभी बताई है। ठीक है भाई, ये पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब एक सवाल रहता है, कोई चीज़ सॉलिड है तो सॉलिड क्यों है, कोई चीज़ गैस है तो गैस क्यों है? ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना।
ये अगला टॉपिक अब आपका आ गया, ये साथ साथ ये जो है ना वो कौन सा, इंटर कन्वर्जन वाला। इंटर कन्वर्जन, इंटर का मतलब अंदर, अंदर या आपस में, आपस में, बल्कि ये मुनासिब वर्ड। इंटर मतलब आपस में, कन्वर्जन मतलब तब्दीली, आपस में तब्दीली। आपस में तब्दीली हो रही है किनकी, ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो 3 स्टेट्स हैं मैटर की, इनकी इंटर कन्वर्जन, आपस में तब्दीली। एक इस मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास आइस है, ठीक है। आइस के बाद क्या है, वाटर है। वाटर के बाद क्या है, वाटर वेपर्स हैं। वाटर, इसको स्टीम कहते हैं हम, स्टीम। स्टीम को हम कहते हैं भाप उर्दू में। पहले स्टीम के इंजन चलते थे, ठीक है भाई। तो ये आइस, अब आइस क्या है, सॉलिड है, ठीक है। वाटर क्या है, ये लिक्विड है। और स्टीम क्या है, ये गैस है। स्टीम क्या है, ये गैस है। तो आइस को जब आप हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्मी पहुंचाते हैं आइस को, तो ये क्या करती है, ये मेल्ट होती है। ये क्या करती है, ये मेल्ट होती है। आप हीट देते रहते हैं, देते रहते हैं, और फाइनली ये आइस जो है वो पूरी मेल्ट होकर क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। इसको आपने सॉलिड था तो मेल्ट किया, पिघलाया, ठीक है। और जब ये पानी बन गया ये सारी आइस, तो अब आपने इसको क्या किया, आपने इसको मज़ीद हीट किया। हीट देना बंद नहीं किया, इसको और मज़ीद हीट किया, तो फाइनली ये पानी जो है वो बॉयल होने लग गया। आप हीट देते रहो, और बॉयल जब ये होना शुरू हुआ, तो ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ये स्टीम या भाप में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, जिनको हम वाटर वेपर्स भी कहते हैं, वाटर वेपर्स। अब ये सारी स्टीम या वाटर वेपर्स जो हैं, ये आपने कलेक्ट कर लिए एक बर्तन में। अब आप इनको क्या करें, पहले आपने हीट दी थी, अब आप इनको कूल करें, ठंडा करें। क्या करें, अब आप इसको, स्टीम को, गैस को ठंडा करें। जैसे ही आप ठंडा करेंगे इसको, तो ये दोबारा स्टीम क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी। जब ये सारी स्टीम दोबारा पानी बन जाए, तो आप इसको ठंडा करना बंद ना करें, ठंडा करते रहें, तो फिर ये पानी फाइनली क्या बन जाएगा, ये दोबारा आइस बन जाएगा। वजह क्या है इसकी, क्यों आखिर ये आइस से वाटर बन गया। और अगर आइस से ये वाटर बन गया, आपके पास इसका जवाब है, सर हीट की वजह से हमने इसको हीट किया। नहीं, ये जवाब नहीं, ये तो बच्चों को भी पता है। जब आपने इसको हीट किया, तो वो हीट गई किसके पास, ये आइस किससे मिलके बना है, पार्टिकल्स से। ये आइस जब वाटर बन गया, तो वाटर किससे मिलके बना है, वो भी पार्टिकल्स से। और वाटर से जब ये स्टीम बन गई, तो स्टीम गैस है, वो किससे मिलके, वो किससे मिलके बनी है, वो भी पार्टिकल्स से मिलके बनी। तो यहाँ पर भी पार्टिकल, यहाँ पर भी पार्टिकल, यहाँ पर भी पार्टिकल। अच्छा, दूसरी मज़े की बात, ये आइस अगर 2 kg की थी, तो पानी जो बना है वो भी 2 kg का ही बना है, और इससे स्टीम जो भाप मिली है वो भी 2 kg की है। सोचिएगा ज़रा, 2 किलो की आइस थी, तो 2 किलो का पानी बना, और उसी से 2 किलो की स्टीम बनी। पार्टिकल्स इसमें सपोज करते हैं कि इस 2 kg आइस को बनाने के लिए पार्टिकल हमारे पास जो थे वो 1000 मॉलिक्यूल थे, 1000 मॉलिक्यूल थे। 2 किलो आइस को बनाने के लिए 1000 मॉलिक्यूल थे, सपोज कर लीजिए। और जब ये आइस पानी बन गई, अब भी 1000 मॉलिक्यूल ही हैं। और जब ये पानी गैस बन गया, अब भी 1000 मॉलिक्यूल ही हैं। आप ज़रा गौर करें इस चीज़ के ऊपर
ये 2 किलो आइस थी तो 2 ही किलो पानी बना, कमी ज़्यादती नहीं हुई, और 2 किलो स्टीम बनी, कमी ज़्यादती नहीं हुई। इसी तरह ये 2 किलो आइस बनाने में 1000 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए। 2 किलो पानी के अंदर वही 1000 मॉलिक्यूल हमें नज़र आए, और 2 किलो स्टीम के अंदर वही 1000 मॉलिक्यूल हमें नज़र आए। ना तो वज़न पे कोई फ़र्क पड़ा, ना ही मॉलिक्यूल्स की तादाद पे कोई फ़र्क पड़ा, उतने ही रहे। तो फ़र्क आखिर पड़ कहाँ रहा है, ये सोचने की बात है। फ़र्क तो पड़ रहा होगा ना, कहीं कुछ तो हो रहा होगा। अच्छा, फिर अगर इसके केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो ये आइस जो है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है? H2O। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है? H2O। स्टीम का केमिकल फार्मूला क्या है? H2O। केमिकल फार्मूले पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आइस के अंदर हाइड्रोजन के एटम की तादाद 2 है, ऑक्सीजन की 1 है, वाटर के अंदर भी यही है, और स्टीम के अंदर भी यही है। कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर ये आखिर आइस से, सॉलिड से लिक्विड बन कैसे रही है? कहीं ना कहीं तो फ़र्क पड़ रहा है आखिर, हमें उसको देखना है। मैं बताता हूँ आपको, ये इंटर कन्वर्जन। कहीं तो फ़र्क पड़ रहा है, बताता हूँ। अब इनके ज़रा पार्टिकल्स को देख लेते। पार्टिकल्स की तादाद पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये 2 kg आइस है, 1000 मॉलिक्यूल्स हैं। टू kg आइस, आपने इसको हीट किया, ये मॉलिक्यूल्स की पोजीशन ये रही। जब आपने इसको हीट किया तो ये 2 किलो आइस जो है वो क्या बन गई? 2 kg वाटर बन गई, जो आपने एक जग में संभाल के रखा हुआ है। आपने हीट देना बंद नहीं किया, इस 2 किलो पानी को हीट दिया, और लेकिन मॉलिक्यूल्स कितने हैं? अब भी 1000 मॉलिक्यूल्स हैं। आपने हीट देना कंटिन्यू किया, फाइनली ये जो है वो गैस बन गई, और आपने इस गैस को एक बोतल में बंद कर लिया। इस गैस को हम क्या नाम देंगे? स्टीम का नाम देंगे। ये क्या बन गई? 2 kg स्टीम बन गई। इसमें भी मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसको हीट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, आप इसको हीट नहीं देंगे, लेकिन आप इसको ठंडा भी नहीं करेंगे, ये याद रहे। इसका टेम्परेचर आपको फिक्स्ड करना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? फिक्स्ड। जो भी इसका टेम्परेचर होगा उसको फिक्स्ड करना पड़ेगा। अगर इसका टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम होने का मतलब ये ठंडी हो गई गैस, तो जैसे ही ये ठंडी होगी ये दोबारा लिक्विड बन जाएगी। हमें इसको ठंडा नहीं करना है अभी, ठीक है। ये बात हो गई इसके अंदर। और क्या तफसीलात हैं इसके अंदर? और तफसीलात ये हैं, मॉलिक्यूल सब कुछ वही है। चेंज कहाँ पर आ रहा है? देखें, चेंज आ रहा है इस चीज़ की तरफ, डिस्टेंस। दूसरा किस चीज़ में चेंज आ रहा है? फोर्सेस में। फोर्सेस में, इन दो चीज़ों में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से ये सॉलिड जो है वो लिक्विड बन रही है, और लिक्विड से वो गैस बन रही है। टाइम देख लें, 1 घंटा पूरा होने वाला है अभी तो मेरे ख्याल में। इसके बाद मज़ीद डिस्क्रिप्शन पड़ी है। मैं तो सोच रहा था कि एक ही वीडियो के अंदर ये सब जो है वो तो क्लियर कर दूंगा, लेकिन नहीं भाई, बहुत डिटेल है। बहरहाल ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें हैं, एक तो डिस्टेंस और दूसरा फोर्स, जिसकी वजह से ये तब्दीली आई। हुआ क्या, अब मैं तफसील बता देता हूँ आपको।
ये देखें यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान कितना डिस्टेंस है, ना होने के बराबर है। टाइटली पैक्ड हैं ये मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस ना होने के बराबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉलिक्यूल हरकत में नहीं है, ये मत भूलिएगा, ये हरकत में हैं, ये बात तो तय है, सारे मॉलिक्यूल हरकत में हैं। तो डिस्टेंस जो है इनका बहुत कम है। डिस्टेंस क्या है, लेस डिस्टेंस, लेस डिस्टेंस। उसकी वजह क्या है, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम क्यों है, उसकी वजह ये फोर्स है। इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जोड़ने वाली कुवत, जोड़ने वाली कुवत। जैसे कि एक मैग्नेट के साथ एक आयरन का पीस जो है वो चिपक जाता है, चिपकने वाली कुवत या जोड़ने वाली कुवत। तो ये जो है इनको मॉलिक्यूल्स को जोड़ा हुआ है किस फोर्स ने, इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसने जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इनका ताल्लुक देखिएगा, जितनी ज़्यादा ये फोर्स होगी उतना ज़्यादा ही ये नज़दीक आएंगे, जितनी कम ये फोर्स होगी उतना ही ये दूर जाएंगे। क्या कहा मैंने, जितनी ज़्यादा ये फोर्स होगी उतना ही एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, और जितनी कम ये फोर्स होगी उतना ही एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो इनके नज़दीक आने से और दूर जाने से किस चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है, डिस्टेंस पे फ़र्क पड़ रहा है, इनके दरमियान मौजूद डिस्टेंस पे फ़र्क पड़ रहा है। जब आप इसको हीट दे रहे हैं ना, तो हीट ये कहाँ किसके पास जा रही है, ये इन पार्टिकल्स के पास जा रही है, और इन पार्टिकल्स के पास जाने के बाद ये हीट जो है वो क्या कर रही है, इनको एनर्जेटिक कर रही है, इनकी एनर्जी को बढ़ा रही है, इनकी एनर्जी को क्या कर रही है, बढ़ा रही है, इंक्रीज कर रही है, एनर्जी इनकी इंक्रीज हो रही है, ये ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं, और ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं तो फिर ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यहाँ पर मैं इसको बना के दिखा देता हूँ, ये देखिए, अब थोड़ा सा फ़र्क आ गया, थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ चुका है। इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के दरमियान के डिस्टेंस को देखें और इसके डिस्टेंस को देखें, फ़र्क पड़ गया। क्यों फ़र्क पड़ा, इस हीट ने इसको कंपेल किया। हीट ने क्या दिया इनको, जाके पार्टिकल्स को एनर्जी दी। एनर्जी मिलने के बाद पार्टिकल्स ने क्या किया, वो एक दूसरे से दूर हुए, और दूर होने पे क्या हुआ, उन पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया। पहले लेस था, अब क्या हो गया, मोर हो गया। अब क्या हो गया, मोर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखें आप हीट देते रहे देते रहे देते रहे, ये पार्टिकल्स और एनर्जेटिक होते गए होते गए होते गए, और फाइनली इनके पास इतनी एनर्जी आ गई कि इनका डिस्टेंस और बढ़ता गया, और ये काफ़ी दूर हो गए, और फाइनली ये क्या हो गए, ये मेल्ट हो गए। क्या हुआ, ये जो सॉलिड था ये क्या हो गया, ये मेल्ट हो गया, मतलब ये लिक्विफाई होना शुरू हो गया, ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। और ये लिक्विड में जब कन्वर्ट हुआ तो ये रहा आपके सामने लिक्विड, जिसको आप क्या कह रहे हैं, वाटर। तो कौन सी चीज़ रेस्पॉन्सिबल हुई, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुई, वीक हुई, कमज़ोर हुई। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसने इन मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखा हुआ था, ये वीक हुई, कमज़ोर हुई, तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर होना शुरू हुए, जिसकी वजह से उनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो क्या हुआ, इंक्रीज, बढ़ना शुरू हुआ। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसने इनको जोड़ के रखा हुआ था आपस में, ये वीक क्यों हुई, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए, ज़्यादा ताकतवर हो गए। कैसे हो गए, क्योंकि इनके पास एनर्जी आ गई। किस शक्ल में इनके पास एनर्जी आई, वो हीट जो आप उसको दे रहे थे उससे इनके पास एनर्जी आती गई, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते गए, और फिर ये जिस फोर्स ने इनको बांध के रखा हुआ था, ये फोर्स वीक होना शुरू हो गई, और इनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया, और फाइनली ये मेल्ट हो गया। लेकिन अभी भी, जबकि ये आइस जो है वो पानी बन चुकी है, आपने अभी भी हीट देना बंद नहीं किया, आप अभी भी हीट दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि मज़ीद ये एनर्जेटिक हो रहे हैं, और एनर्जेटिक हो रहे हैं, और एनर्जेटिक हो रहे हैं, और फाइनली ये इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे कि अभी भी अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना,
अभी भी ये याद रहे कि अभी भी इनको जोड़ के रखा हुआ है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक ज़रूर हो गई है, ख़त्म नहीं हुई, ये मत भूलिएगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक ज़रूर हो गई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई। हाँ, अगर आप मुसलसल हीट देते रहेंगे तो क्या होगा कि अब जो थोड़ी बहुत फोर्स मौजूद है जिसने इनको किसी ना किसी हद तक, दूर तो हो गए लेकिन जुड़े हुए हैं, तो ये जो मिलेगी फोर्स इनको, ये जो एनर्जी, हीट एनर्जी मिलेगी, उससे ये मज़ीद दूर होंगे, मज़ीद दूर होंगे, और फाइनली ये इतनी दूर हो जाएंगे कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये फिर इस गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये फाइनली इतनी दूर ये मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल ही ये ख़त्म कर देंगे और बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। और इन मॉलिक्यूल्स के फ्री हो जाने को, आज़ाद हो जाने को ही तो हम क्या कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में कन्वर्ट हो गए। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है भाई, इसको हम पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1, क्योंकि बड़ी डिटेल इसके अंदर अभी पड़ी हुई है। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर कीजिए। बहुत सारे नीडी बच्चे हैं, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप लाइक करें या सब्सक्राइब करें, मैं कहता हूँ आप शेयर करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है भाई, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर। पार्ट 2 का वेट कीजिएगा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे।